नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 24 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 24 का जो पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो भारत की राजधानी दिल्ली में हुई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछ लेता है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में मेरे साथ ही पूछा गया है। अगर बात करें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की, तो इस संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कैसे अध्यक्ष थे? तो अगर बात करें आपके संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष की, नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट की, तो ये कौन थे? आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये क्वेश्चन कई बार आपके पटवारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उसमें कुल कितने सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था? तो संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 211 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी। साथियों, अगर आप भी एसपी पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और अगर आप जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो आपके लिए बैच बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे हज़ारों बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। कई बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगर बात करें संविधान सभा की दूसरी बैठक की, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, लेकिन संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो दूसरी बैठक के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट थे, स्थायी अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि संविधान सभा की तीसरी बैठक में किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, दूसरे बैठक की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, और तीसरे बैठक की जो अध्यक्षता संविधान सभा की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। का नाम आपको जरूर याद रखना है, भूलना नहीं है, क्वेश्चन पेपर में यहीं से आने वाला है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की गई थी। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा की किस बैठक में पेश किया गया था? तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बार बार आता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्तावों को पेश या प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको पारित कब किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा में जो पारित करने की बात की गई वो किया गया था 22 जनवरी 1947। तो पेश करना होता है, उसको इंट्रोड्यूस करना, उसको दिखाना, और पारित करना होता है कि संविधान सभा में उसको फाइनल करना होता है। अच्छा, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा है? एक बेसिक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारत के संविधान को बनने में लगे हैं। ये बात आपको जरूर याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो भाई वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये क्वेश्चन तो टीजीटी कमीशन में भी आया था। तो आर्टिकल नंबर 280 अनुच्छेद नंबर 280 जो है वो वित्त आयोग की बात करता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बार बार पूछता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां से कहां तक आते हैं। तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। लेकिन जब भारत का संविधान बना था उस समय भारत में कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस समय भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अब जो है एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है और कितने मौलिक अधिकार वापस बचे हैं? 6 मौलिक अधिकार वापस बचे हैं। ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि 6 मौलिक अधिकारों में 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आते हैं? तो पहला है आपका समानता का मौलिक अधिकार। बोले तो राइट टू इक्वलिटी। समानता का मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है? ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बीच कौन सा आता है? तो अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बीच राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट आता है। समानता का मौलिक अधिकार मेरे साथ ही आता है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार कहां से कहां तक आता है? तो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 से 22 आता है। ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है। तो राइट टू फ्रीडम, आपका जो राइट टू फ्रीडम है वो आपका 19 से 22 आता है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। फिर उसके बाद आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जो कि आपका 25 से 28 के बीच आता है। उसके बाद आपका जो अगला मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा व संस्कृति का मौलिक अधिकार जो कि 29 व 30 में आता है। उसके अलावा आपका कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल नंबर 32 में आता है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया था कि अनुच्छेद नंबर जो 48 का ए है उसमें क्या आता है? ये क्वेश्चन कई बार एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद नंबर 48 के ए में पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि समान नागरिक संहिता आजकल चर्चा में बनी हुई है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में आती है? तो अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता की बात की जाती है। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में मेरे साथ ही पूछा गया है और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आपको जरूर याद रखना है और जो क्वेश्चन याद रखने हैं वो पेपर में भी आने वाले हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ूँ, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। और महाभियोग की जो प्रक्रिया मेरे साथी है वो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 61 के तहत यहाँ पे महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, इसी के तहत भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अच्छा जी, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि भैया संसद का गठन भारत में किस आर्टिकल में किया जाता है? तो संसद का गठन होगा, पार्लियामेंट का गठन होगा, ये आर्टिकल 79 में है। और इसके 2 भाग है। कितने भाग है पार्लियामेंट के? संसद के 2 भाग है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। अगर बात करूं राज्यसभा की तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में आता है और अगर बात करूं लोकसभा की तो लोकसभा आर्टिकल 81 में आता है। दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं, दोनों ही क्वेश्चन परीक्षाओं में जी जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए मेरे भाई बहन, हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बीच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट। तो भैया जो आपका लाल ग्रह है वो किसको कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मार्स को जो है वो रेड प्लेनेट कहा जाता है। साथियों, मंगल ग्रह का लाल रंग है ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मंगल ग्रह का लाल रंग क्यों है ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो मंगल ग्रह का लाल रंग उस पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो है वो मंगल ग्रह जो है इसका लाल रंग
है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि मंगल के बारे में बात हो रही है, तो मंगल अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर कितना झुका हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो अगर बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर, अपने जगह पर 25 डिग्री झुका हुआ है, ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है। तो अगर बात करें मंगल ग्रह की, सूर्य का एक चक्कर जो लगाता है, आपको याद रखना है कि जब कोई भी ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका रेवोल्यूशन पीरियड। हिंदी में बोले तो परिक्रमण काल, और अंग्रेजी में बोलेंगे रेवोल्यूशन पीरियड। तो जो आपका लाल ग्रह है, जिसको मंगल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह का जो परिक्रमण काल है मेरे साथी, वो आपका 687 दिन है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है, ये बात परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा जी, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि फोबोस और डिमोस किसके दो छोटे भाई है। तो अगर बात करें फोबोस व डिमोस की, तो फोबोस व डिमोस जो है वो मंगल के दो उपग्रह है, ये बात आपको जरूर याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फोबोस और डिमोस किसके दो उपग्रह है, तो फोबोस व डिमोस जो है वो मंगल के दो उपग्रह है। और अगर बात करें डिमोस की, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पटवारी परीक्षा में भी आज आ सकता है, और आने वाली जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं है, चाहे JOIT है, चाहे अन्य एग्जाम है, किसी भी परीक्षा में देखने को मिल सकता है मेरे साथी, कि पूरे सौर मंडल का सबसे छोटी सैटेलाइट, उपग्रह को सैटेलाइट बोलते हैं, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वो भी आपका मंगल का डिमोस है। और ऐसे याद रखेंगे कि डिमोस और फोबोस किसके दो छोटे भाई है, तो मंगल के छोटे भाई है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन इतना पूछ लिया कि आप ये बताइए कि जो आपका ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन जो है वो वीनस को कहा जाता है, एल्डर सिस्टर ऑफ अर्थ जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने, माय डियर स्टूडेंट, ये पूछ लिया था कि सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट है। तो पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह है। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि शुक्र ग्रह क्या है। शुक्र ग्रह आपका जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि भैया सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, आपका शुक्र ग्रह जो है आपका सबसे चमकीला है, सबसे गर्म है। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। सबसे चमकीला और सबसे ब्राइटेस्ट और सबसे हॉटेस्ट ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शुक्र ग्रह है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने गलत नहीं करना है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सांझ का तारा और भोर का तारा जो कहा जाता है वो आपका, इसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो कहा जाता है मेरे साथी, वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि शुक्र ग्रह पर कौन सी गैस की जो है वो अधिकता पाई जाती है। तो शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में, यहाँ के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल गैस की अधिकता मात्रा पाई जाती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखना है भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल गैस कहाँ पे पाई जाती है, आपके वीनस पे, आपके शुक्र ग्रह पे पाई जाती है। ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। जो बच्चा गलत करेगा उसके नंबर कटने वाले हैं, जो नहीं करेगा उसके नंबर बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं। जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अमॉन्ग द फॉलोइंग द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन। तो भाई हाईएस्ट सैलिनिटी वाली लेक बोल रहा है कि ऐसी झील जहाँ पे सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। लवणता बोले तो सैलिनिटी, तो भैया वो है आपकी वॉन झील। वॉन झील कहाँ पर है, तुर्की देश में है। तुर्की इसका नाम हो गया है, तुर्की नया नाम तुर्की देश का हो गया है। तो यहीं पर वॉन झील पाई जाती है, जो कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है मेरे साथी। ये तुर्की में है। और इसकी लवणता कितनी है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी लवणता जो है वो 330% है। ये भी आपको जरूर याद रखना है। ये बात भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि भैया आपकी मृत सागर झील किस महाद्वीप में है। तो मृत सागर झील जो है आपके एशिया में पड़ती है, और ये दो देशों के बीच में पड़ती है, इजराइल व जॉर्डन। याद रखना है। तो इजराइल देश और एक देश है जॉर्डन देश। तो इजराइल और जॉर्डन देश के बीच में कौन सी झील है, तो वो है आपकी मृत सागर झील। गलत नहीं करना है, जो गलत करेगा उसके नंबर कटने वाले हैं। जी, चिल्का झील। चिल्का झील भारत में है। चिल्का झील की बात करें तो ये भारत की सर्वाधिक लवणीय झील है। भारत की सबसे बड़ी कहूँ तो खारे पानी की तटीय झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है।
एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि एशिया और विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो एशिया एवं विश्व की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की झील जो कौन सी है वो है कैस्पियन सागर झील। याद रखना है, कैस्पियन सागर झील जो है वो क्या है, एशिया एवं विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की सॉल्ट वाटर लेक है मेरे साथी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील, सबसे डीपेस्ट झील कौन सी है। तो विश्व की सर्वाधिक डीपेस्ट झील जो है मेरे साथी आपकी बेकाल झील है। बेकाल झील के बारे में आपको जरूर याद रखना है कि बेकाल झील आपकी कहाँ पर है। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील है। कहाँ पर है बेकाल झील, तो बेकाल झील आपकी रूस में है। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि कहाँ पर है, तो ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है, याद रखना है। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि रूस के साइबेरिया के क्षेत्र में, इसीलिए कि इस झील को विश्व की साइबेरिया का मोती कहा जाता है। तो बेकाल झील को साइबेरिया का मोती कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि विश्व की सर्वाधिक लंबी, सबसे लंबी झील कौन सी है। बड़ी तो भैया कैस्पियन सागर बता दी, लेकिन लंबी भी बता दो। तो सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। कौन सी है, टांगानिका। देखो टांग भी लंबी होती है और झील भी लंबी है, इसीलिए टांगानिका झील विश्व की सर्वाधिक सबसे लंबी झील है मेरे साथी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अब एग्जामिनर पूछ सकता है लंबी है तो कितनी लंबी है, तो बोलेंगे 660 किलोमीटर लंबी है और ये एक मीठे पानी की झील है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। एक बार जी क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि टांगानिका झील कहाँ पर पड़ती है, किस महाद्वीप में है, तो ये अफ्रीका में है। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि आप ये बताइए विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो आपकी सुपीरियर झील है मेरे साथी। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। आपको भी मेरी वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। हर हर महादेव, जय शिरघुल महाराज। सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सुपीरियर झील क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यूएसए में है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय शिरघुल महाराज, राधे राधे, हर हर महादेव।